नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे आनुवांशिकता या हेरेडिटी को। ये हेरेडिटी क्या होती है? तो हेरेडिटी होती है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी माता पिता से बच्चों में विशेषताओं का ट्रांसफर होना या पास होना। कौन सी विशेषताएं? जैसे रंग कैसा है, गोरा, सांवला, काला, लंबाई, आंखों का रंग। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक्स के नियमों के तहत अभिव्यक्त होते हैं या माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अब अब तो हम ये जानते हैं कि जेनेटिक्स के नियम है, ये है वो है, लेकिन अभी से पहले, बहुत पहले तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो ये जानकारी जेनेटिक्स के नियम किसने दिए? ये नियम दिए हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का पिता या आनुवंशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक किसान परिवार में जन्मे थे और अपने पिता के साथ रहते रहते उनको भी बागवानी का शौक हो गया। पर बागवानी के शौक के साथ साथ ही उन्होंने पढ़ाई बहुत की। उन्होंने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की, गणित की पढ़ाई की, वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई की और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद वो एक पादरी के रूप में काम करने लगे। पादरी ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ जो हवन यज्ञ करने वाले या धार्मिक व्यक्ति होते हैं, पूजा पाठ करने वाले पंडित होते हैं, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म में पादरी होते हैं। अब सोचिए, पादरी का काम तो ये करने लगे, लेकिन अपना जो पौधों में रुचि थी, अपनी जो पढ़ाई लिखाई थी, उस प्रयोग को इन्होंने नहीं छोड़ा। वही उसी गार्डन में ये अपने पौधों में रुचि वाले प्रयोगों को करते रहे और वही मटर के पौधे पे इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। और मटर के पौधों पे प्रयोग करते करते ही मेंडल ने आनुवंशिकी के नियमों की खोज कर डाली। तो देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे पे एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग किया जिसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। पहले हम इस क्रॉस को समझ लेते हैं, फिर हम इसे बोर्ड पे चल के समझेंगे। उन्होंने दो पौधे लिए, एक तो लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था। अब लंबे और बौने पौधे को उन्होंने क्रॉस कराया, उनके बीच परागण कराया, तो देखा कि जो पौधे आए हैं, जो उन जो जिन पौधों के बीच सेल्फिंग करी गई थी या जिनमें क्रॉस किया गया है, उनकी जो संतति हुई है, उनसे जो पौधे बने हैं, उनके बीजों से जो पौधे बने हैं वो सभी लंबे हैं। अब मेंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो बौनेपन वाला गुण कहाँ गया। तो मेंडल ने सोचा कि चलो बौनेपन वाला गुण खत्म हो गया होगा। लेकिन जब वो लंबे पौधे थे, उस क्रॉस के बाद उन पौधों में फिर से परागण कराया गया, फिर से उनकी क्रॉस कराया गया, तो मेंडल को तो फिर आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसमें लंबे पौधे भी है और बौने पौधे भी है। तो मेंडल सोच रहे होंगे कि ये बौनापन फिर से कैसे प्रकट हो गया, ये अभी तो दिखाई नहीं दिया था, फिर से प्रकट हो गया। तो बौनेपन वाला जो गुण था, वो दरअसल उसका हाल ऐसा था ना कि जब कोई लंबेपन वाला गुण आया तो उसके सामने वो खामोश हो गया, रेसिसिव हो गया और उसने कहा कि मेरा पानी उतरते देख। और उसने, है ना, उसका हाल वही हो गया कि जैसे मेरा पानी उतरते देख, किनारे पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ फिर लौट कर आऊंगा। और जब भी उसे मौका मिला तो वो बौनेपन वाला गुण फिर से लौट के आ गया। लेकिन इसमें मेंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब यह है कि जो लंबापन है और बौनापन है, उनके गुण वो आपस में मिल नहीं रहे, बल्कि वो दोनों ही बने रहते हैं। और जब भी मौका मिलता है, जब कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आता है, तो बौनेपन वाला भी गुण खुद को प्रकट करता है, लंबे वाला भी प्रकट करता है। अब इस बात की व्याख्या करी मेंडल ने। अब देखिए, मेंडल की व्याख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आज तो कोई भी साधारण आदमी मेरे जैसा पढ़ाने वाला इसकी व्याख्या कर देगा, क्योंकि आज हम सेल बायोलॉजी को जानते हैं, क्रोमोसोम को जानते हैं, प्रजनन को जानते हैं, बहुत सारी जानकारी हमें है कि क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होते हैं, जीन होते हैं, रेसेसिव होता है, डोमिनेंट होता है। लेकिन उस समय इस तरीके की कोई जानकारी नहीं थी और मेंडल ने अपनी कल्पनाशीलता से इन सारे प्रयोगों को अंजाम दिया। तो देखिए कैसे मेंडल ने ये प्रयोग, इनकी व्याख्या करी। अब मेंडल ने इनकी व्याख्या जब करी तो देखिए, उन्होंने सोचा कि ये, मान लीजिए, ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इस टाइप के क्रॉस को क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। तो मेंडल ने एक क्रॉस कराया टाल प्लांट पे और डॉल पे। ये प्योर टॉल है। क्या है? प्योर
टाल। यानी अब इसमें आपको टाल में एक ही टी दिख सकती है, लेकिन यहाँ तो दो टी दिखती है। इसका मतलब है कि जो गुण है वो पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़ों में होते हैं। यहाँ पे दो स्मॉल टी है डॉर्फ के लिए, तो यहाँ पे भी एक जोड़ा है। अब ये पेरेंट्स हैं, और इसके बाद क्या बनेगा? गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमीट्स। तो जब गैमीट्स बनते हैं तो ये जोड़े के जो जीन एलील्स हैं, मैं समझाऊंगी कि एलील्स क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये साथ साथ थे, अब ये कैसे हो गए? अलग अलग हो गए। यहाँ पे भी अलग हो गए। ये क्या बने? गैमीट बने। अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप गैमीट के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं समझाऊंगी किसी दिन। तो खैर, ये गैमीट बन गए। अब इन गैमीट्स में क्या होता है? आपस में इनमें एक जाइगोट बनता है। कैसे? अब मान लो कौन सा गैमीट इधर वाला पेरेंट, ये मेल गैमीट्स है, और ये जो चिन्ह है बच्चों, ये फीमेल वाला, ये मेल वाला है। तो कौन सा मेल गैमीट कौन सा फीमेल गैमीट से मिलेगा, ये बिल्कुल बाई चांस है। तो मान लीजिए ये वाला जो है ये इससे मिला, तो ये एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ये इससे मिलेगा, तो फिर वही बात होगी। फिर ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा, तो 4 प्लांट्स बनेंगे। कितने प्लांट्स बनेंगे? 4। लेकिन चारों का जीनोटाइप कैसा होगा? देखिए, ये एक स्मॉल टी और एक एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ये है इनका जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे जीन है। तो इस वाले इन प्लांट्स को हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। ये प्योर नहीं है, क्योंकि एक इनका जीन कैपिटल वाला है और एक इनका स्मॉल वाला है। ठीक है ना? तो ये तो इनका जीनोटाइप है, लेकिन फिनोटाइप कैसा होगा? फिनोटाइप क्या होता है? ये जीनोटाइप और फिनोटाइप बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जीनोटाइप कैसा आएगा कि सारे पौधे कैसे आ रहे हैं? टाल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल टी है, इसको अपना प्रभाव दिखाने का मौका ही नहीं मिला। केवल जो कैपिटल टी है, यानी टाल होने वाला जो गुण है, केवल वही एक्सप्रेस हुआ। तो जो ये वाला टी ये बना तो रहा, समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो जीनोटाइप के तौर पे तो इनमें दोनों ही जीन मौजूद थे, लेकिन फिनोटाइप दिखेंगे कैसे, अपीयरेंस कैसा होगा? तो वो कैसा हो गया? सारे प्लांट्स का टाल हो गया, यानी सारे पौधे लंबे हो गए। अब जब इन पौधों के मध्य फिर से क्रॉस कराया गया, जिसे सेल्फिंग कहते हैं, ठीक है, तो अब देखिए ये हाइब्रिड टाल है। कैसा टाल है? टाल तो है, ये प्योर टाल था, लेकिन ये हाइब्रिड है। ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है। इसमें भी गैमीट बनेंगे। तो यहाँ जो गैमीट बनेंगे, यहाँ पे ये टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी फिर अलग हो गए ना, ये गैमीट बने। अब इसका क्रॉस होगा, इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, ये बनेगा, फिर इसका इससे होगा, तो ये बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ये प्योर टाल है, दोनों ही क्या है? कॉम्बिनेशन कैपिटल टी है। लेकिन यहाँ एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल है, यहाँ भी एक कैपिटल एक स्मॉल है, लेकिन यहाँ का कॉम्बिनेशन है कि दोनों स्मॉल टी है। अब अगर हम जीनोटाइप को देखें तो एक तो प्योर टाल है तो एक हो गया, और दो हाइब्रिड टाल है तो दो हो गए। यानी एक में कैपिटल टी है और दो में कैसा है? कैपिटल और स्मॉल है, एक में स्मॉल टी है। तो अगर जीनोटाइप के तौर पे हम देखें तो 1:2:1 होगा। लेकिन अगर फिनोटाइप में देखें, दिखेंगे कैसे, अपीयरेंस कैसा होगा, तो वो होगा 3 टाल। यानी ये तीनों जो हैं ये कैसे हो जाएंगे? टाल, और एक कैसा हो जाएगा? डॉर्फ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये तो हुआ मेंडल का प्रयोग। अब मेंडल ने इस एक मोनोहाइब्रिड के आधार पे 2 नियम दिए। वो कौन से नियम है? पहला नियम है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने शायद घरों में भी देखा हो, कौन प्रभावी है ज्यादा, है ना? खैर, यहाँ पे क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने कहा कि एक पौधे में जैसे लंबाई का गुण है, तो उस टाइप के 2 जीन होंगे, एक उसके पिता से आया होगा और एक माता से आया होगा। अब उनमें से
दो जीन होंगे लेकिन एक्सप्रेस यानी नजर प्रभाव किसका दिखेगा, केवल एक का ही दिखेगा। तो जीन के दो रूप होंगे, जीन के कितने रूप होते हैं, दो, उन्हें एलील्स कहते हैं। मान लीजिए लंबाई का जीन है तो उसके दो एलील्स होंगे, एक कैपिटल डी यानी लंबापन और एक बौनापन यानी स्मॉल टी। तो मेंडल ने क्या कहा, ये दोनों मौजूद रहेंगे। अब अगर दोनों ही एक जैसे एलील हैं तो एक सा ही प्रभाव रहेगा, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं, हाइब्रिड हैं, तो जो डोमिनेंट जीन होगा वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जो रिसेसिव जीन होगा वो अपना प्रभाव, रिसेसिव एलील अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो एक, अब ऐसा हो सकता था ना कि पेरेंट में जैसे एक प्लांट लंबा और एक बौना, तो मध्यम लंबाई का पौधा बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लंबा ही पौधा बना। तो मेंडल ने इस क्रॉस के आधार पर ये कहा कि हाँ, दोनों ही गुण रहे लेकिन एक ने ही अपने आप को अभिव्यक्त किया और इस दूसरा छिप गया, चुपचाप पड़ा रहा। इस बात को मेंडल ने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो जीन डोमिनेट करता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा वाला शांति से पड़ा रहता है। तो ये तो हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब मेंडल ने एक और नियम दिया, वो नियम क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक, जब गैमीट बनते हैं तो ये जो जीन होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि ये एक ही साथ बने रहे, बल्कि ये अलग हो जाते हैं। जब अलग हुए ना ये जीन, तभी तो ये कॉम्बिनेशन बना कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ बन गया। अगर अलग ना होते तो कभी ये कॉम्बिनेशन बनते ही नहीं। तो मेंडल ने कहा कि एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन जो जीन बनते हैं उनमें जो एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इसी आधार पर मेंडल ने दिया। तो ठीक बात है, ये मेंडल के दो नियम हो गए हैं जो किस पे आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे और मटर के पौधों पे उन्होंने प्रयोग किए गए। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे होता होगा। अब पहले तो मेंडल ने इनकी व्याख्या एक अनुमान के आधार पर की थी, आज वो अनुमान बिल्कुल सही हो चुका है। कैसे, आज हम जानते हैं कि क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, जीन से, सॉरी क्रोमोसोम डीएनए से बने होते हैं। मान लीजिए कि ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल है। जैसे सपोज करिए एक रील है, उसका धागा खुल के फैल जाए, तो ये वैसा है, ये इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन डीएनए का बना होता है, ये डीएनए। ठीक, इस डीएनए में, इसका डीएनए का एक जो हिस्सा होता है उसे जीन कहते हैं, और इस एक हिस्से में, इस एक जीन में क्षमता होती है कि वो एक गुण को निर्धारित करता है। मान लीजिए कि अगर ये जीन है तो लंबाई को निर्धारित करेगा, इस वाला डीएनए का ये पार्ट किसके लिए काम करता है, लंबाई के लिए काम करता है। अब देखिए, अब जब सेल डिवीजन होता है तो ये जो क्रोमेटिन है, बिखरा हुआ धागा है, ये किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में, ऐसे बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। अब हम इन क्रोमोसोम को समझते हैं कि देखिए, जैसे ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट है, तो क्रोमोसोम बच्चों जोड़ों में, पेयर्स में होते हैं। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए लंबेपन का ये क्रोमोसोम है तो इसके ये दो होंगे। ठीक, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं। ठीक बात है। अब जब गैमीट बनते हैं तो एक ही आता है। अब देखिए यहाँ पे ये पेयर्स में थे ना, और जब गैमीट बने तो एक ही आया, एक ही क्रोमोसोम आया ना, तो एक क्रोमोसोम आता है। अब फिर जब मेल और फीमेल गैमीट का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर से डिप्लॉइड बन जाता है। ठीक, तो ये क्रोमोसोम के बेसिस पे अब इसकी व्याख्या हो जाती है। अब ये डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, जीन क्या है, एलील क्या है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो मनुष्य का शरीर है वो डिप्लॉइड है और उसमें 23rd यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ा का मतलब 46
6 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसी प्रकार से सभी जातियों के अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम होते हैं जो सभी जोड़ों में रहते हैं। अब जब गैमीट बनेगा तो फिर से आधे रह जाएंगे, 46 है तो कितने रह जाएंगे, 23। अब 23 पेरेंट्स से, वो सॉरी 23 मदर से और 23 फादर से फिर से जाएंगे जाइगोट में, और फिर मिलके कितने हो जाएंगे, 46 यानी 46 हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब ये गैमीट में क्रोमोसोम हाफ होते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फिर से डबल हो जाते हैं, तो ये डिप्लॉइड फेज बनी रहती है। ठीक बात, तो ये हो गया डिप्लॉइड फेज। अब इस क्रोमोसोम की थ्योरी के आधार पे इस वाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ठीक से समझा जा सकता है। तो खैर, ये तो हो गया मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसके आधार पे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स मेंडल ने दिया। अभी मेंडल का एक और क्रॉस बचा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, और उसको हम समझेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।